Before the coming of the Mughal, India and its political order was in state of तैमूर ओके यानी मुगल्स के आने से पहले भारत और उसकी राजनीतिक व्यवस्था जो थी वो वॉज इन स्टेट ऑफ तैमूर, यानी उससे पहले यहाँ पर तैमूर का शासन था। तैमूर भी एक इन्वेडर था, हमारे यहाँ बाहर से आया था। There were constant struggle for the power amongst various powerful kingdom in the Cholas, the Rajputas, the Pratiharas, the Palas, and the many other 700 years between the fall of the Gupta Empire and the Mughal invasion into 1200 CE। यानी कि जब भारत में मुगल्स के आने से पहले यहाँ पर तैमूर का शासन था, यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था तैमूर के द्वारा देखी जा रही थी और तब से लगातार संघर्ष बने हुए थे विभिन्न राज्यों के विभिन्न साम्राज्यों के बीच में, जैसे चोल का था, राजपूतों का था, प्रतिहार का था, पाल का था। इसके अलावा मेनी अदर फॉर 700 ईयर्स 700 सालों तक के बीच में 700 सालों के बीच में जब तक गुप्त साम्राज्य का अंत नहीं हुआ एंड द मुगल, और जब मुगल आक्रमणकारी 1200 शताब्दी में जब तक नहीं आए तब तक यहाँ पर लगातार आक्रमण की परिस्थिति बनी रही, संघर्ष की स्थिति बनी रही। डायनेस्टी जो सल्तनत थी जो वो एक दूसरे से लड़ते रहे फॉर द एरियाज व्हाट वर strategically located and had fertile land, important trade route and intended coastline which would promote trade and agriculture। जो सल्तनत थी यानी वो चोल हैं, राजपूत रहे हो चाहे प्रतिहार थे, गुज्जर थे, जो भी थे वो आपस में एक दूसरे से सीमाओं के लिए लड़ते रहे। वो कहाँ तक उनका साम्राज्य फैला है, कहाँ तक उनकी अपनी सीमा है, उसके लिए लड़ते रहे। उपजाऊ भूमि के लिए, मुख्य व्यापारिक मार्गों के लिए, इसके अलावा समुद्री क्षेत्रों के लिए भी उनमें आपस में लड़ाई हुई। और विच वुड प्रमोट ट्रेड एंड एग्रीकल्चर, और कौन व्यापार और कृषि को आगे बढ़ा, इस बात के लिए भी उनमें आपस में संघर्ष होता रहा। द पीरियड ऑल्सो सॉ द राइज ऑफ सबऑर्डिनेट रूलर्स इन द वॉरियर चीफ कॉल्ड सामंतार। और उस समय इसी पीरियड में किसका उदय हुआ? सबऑर्डिनेट रूलर्स का, यानी सह शासक का उदय हुआ, जो एक सहायक सैनिक का उदय हुआ, एक योद्धा का उदय जिसको सामंत कहा जाता था। वॉज दे गेन्ड पावर, जिनके पास पावर होता था। दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ द महासामंताज या महामंडलेश्वरा। ये अपने आप को महासामंत कहते थे या महामंडलेश्वर कहते थे। विच इज अ ग्रेट लॉर्ड ऑफ द रीजन, जो राज्य का साम्राज्य, जो राज्य का या क्षेत्र का महान व्यक्ति, महान भगवान कहा जाता था। समटाइम्स दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड, और कभी कभी ये अपनी स्वतंत्रता दूसरों के ऊपर, फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड्स, जो इनके ओवरलॉर्ड होते थे, यानी इनसे बड़े, यानी जो राजा होता था उस पर भी अपनी स्वतंत्रता को असर्ट करना लागू कर देते थे। ऑल दिस लेड टू इंस्टेबिलिटी, इसकी वजह से जब राजा के ऊपर ये शासन करना या राजा के ऊपर अधिकार जताएंगे तो उससे क्या होगा? इंस्टेबिलिटी, अस्थिरता आने लगती थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर द इस्लामिक रूल दैट फॉलोड, और धीरे धीरे यहाँ पर इस्लामिक रूल का चलन होने लगा, इस्लामिक कल्चर आने लगा। ओके, उसके बाद रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स, आपस में राज्यों के बीच संघर्ष होते रहते थे। किन बातों को लेकर थे वो आपने अभी पढ़ा। इन द नॉर्थ, उत्तरी भाग में, देयर वर द मेनली 3 पावर्स, उत्तरी भाग में 3 लोग थे, 3 शक्तियां थी, जिनमें कांस्टेंट स्ट्रगल फॉर द प्राइज्ड एरिया ऑफ कन्नौज एट इट वाज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड इन द गंगा वैली। गंगा की वैली में स्थित होने के कारण 3 महाशक्तियों में हमेशा संघर्ष बना रहा कि कौन कन्नौज पर अपना अधिकार स्थापित करे। इट वाज द हाईवे ऑफ कॉमर्स, ये हाईवे था कॉमर्स का, यानी कि वाणिज्य और व्यापार के लिए, संचार के लिए ये मुख्य रास्ता था और ये कन्वीनियंट लोकेशन पर था इस वजह से। और यहाँ पर रिवर जो ट्रैफिक था वो भी बहुत अच्छा था। इन द अपर दोआब एरिया, अपर दोआब यानी गंगा में 2 पार्ट हैं, लोअर दोआब एरिया और अपर दोआब एरिया। यहाँ पे गंगा की मुख्य धारा है वो अपर दोआब कहलाता है, और जो निचला भाग होता है उसको लोअर दोआब कहा जाता है। तो इन सब कारणों से लोग इसको एक तरीके से, ये मेन लोकेशन थी। जैसे आज के समय में आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ना, यूपी में सबसे ज्यादा जनसंख्या क्यों पाई जाती है? रिवर वैली है,
क्योंकि यहाँ पर नदियों का पानी है, आना जाना सारा कुछ फैसिलिटी अवेलेबल। उसी तरह उस वक्त कन्नौज में था कि गंगा नदी है, वहां पर ट्रैफिक था, सब जगह का रास्ता वहां से होकर गुजरता था। एक वो ट्रैफिक एक अच्छा जगह थी जिससे लोग अधिकार चाहते थे कि हर तरफ हम शासन कर सकते हैं, वो मिडिल में था, इसलिए उस पर सब अधिकार करना चाहते थे। दादा इम्प्लाइड दिस इम्प्लाइड दैट हु एवर कंट्रोल्ड कन्नौज, और ये इम्प्लाई होता था कि कौन कन्नौज पे कंट्रोल करे, वुड कंट्रोल ट्रेड, जो कन्नौज पे कंट्रोल करेगा वो व्यापार पे कंट्रोल करेगा और वही एग्रीकल्चर और उसके आसपास के जितने छोटे छोटे राज्य हैं उन पे कंट्रोल करेगा। कन्नौज वाज वेरी प्रॉस्परस ड्यूरिंग द 9th एंड द 10th सेंचुरी। 9वीं और 10वीं शताब्दी में कन्नौज बहुत ज्यादा रिच था। When a large number of Hindu temple and Buddhist monasteries were built, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में उस वक्त हिंदू मंदिर और बुद्ध मठों का निर्माण किया गया था। ये आपका मैप है, आप देख सकते हो। पिंक कलर जहां पर है वो गुज्जर प्रतिहार के हैं, ग्रीन कलर से आपका राष्ट्रकूट है। गुज्जर प्रतिहार और पाल थे उस वक्त नॉर्थ में, ठीक है। राष्ट्रकूट आपके महाराष्ट्र में थे। इसके अलावा अदर साउदर्न किंगडम जैसे कि चोल थे, पांड्यास थे, ठीक है, ये सब आपके साउथ के थे और ये इनकी कैपिटल सिटीज है जो पिंक कलर से बनाई गई थी। देखिए परमार है, तोमर थे, राजपूत थे, चंदेल्स थे, बहुत सारे थे जो इस वक्त यहाँ पर थे, ठीक है। ये फ्रॉम द 9th to 13th सेंचुरी, 9वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य थ्री पावर गुज्जर प्रतिहारात ऑफ वेस्टर्न इंडिया, पश्चिमी भारत में गुज्जर प्रतिहार, पाल ऑफ बंगाल, बंगाल के पाल, और राष्ट्रकूट नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन के, यानी नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन के ये राष्ट्रकूट हो गए, बंगाल के पाल हो गए, यहाँ के गुज्जर प्रतिहार हो गए, और राष्ट्रकूट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न फॉर्ट फॉर द कंट्रोल। अब ये तीनों क्या चाहते थे, ठीक है, ये और ये, इन तीनों को क्या चाहिए, बता आपकी कन्नौज यहीं पर है, यूपी में आता है कन्नौज, ठीक है। और इनको, इन तीनों को, इस आपको मैं एक लोकेशन बता रही हूँ यूपी का, अभी तो फिलहाल ये एमपी बॉर्डर है, कन्नौज थोड़ा सा इधर झांसी कन्नौज आसपास पड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर कंट्रोल चाहते थे, क्यों, क्योंकि ये सेंटर में था। ये भी अगर यहाँ पर ये कंट्रोल करते हैं, अगर ये यहाँ कंट्रोल करते हैं तो इससे भी ये पूरे एरिया को कवर कर सकते हैं, अगर ये कंट्रोल करेंगे तो भी ये पूरा एरिया कवर कर लेंगे, ठीक है। और अगर इन्होंने कर लिया तो ये इनको भी और इस क्षेत्र को भी कंट्रोल कर सकेंगे। इस वजह से ये जो स्ट्रगल था इसको ट्रिपरटाइट स्ट्रगल कहा गया था, ठीक है। कंट्रोल दिस हैज बीन कॉल्ड द ट्रिपरटाइट स्ट्रगल, इसको ट्रिपरटाइट स्ट्रगल कहा गया था। गुज्जर प्रतिहारास ऑफ वेस्टर्न इंडिया, पालास ऑफ बंगाल एंड द राजपूतास ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन फॉट फॉर द कंट्रोल ऑफ कन्नौज। पूछा जाता है व्हाट इज कॉल्ड ट्रिपरटाइट स्ट्रगल, त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था। तो ये जो तीन लोग थे ये तीनों मिलकर कन्नौज पर अपना अधिकार करना चाहते थे, इसलिए ये त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। ड्यूरिंग द क्लासिकल पीरियड, फैक्ट क्वेश्चन है आपका, जब क्लासिकल पीरियड था कन्नौज वॉज नोन एज कान्याकुब्ज। अच्छा, कन्नौज को कान्याकुब्ज कहा जाता था। ये लिखा हुआ है आपका, मैंने मैप में दिखा नहीं मुझे, ठीक है। तो इनको भी कंट्रोल चाहिए और इनको भी यहाँ कंट्रोल चाहिए था और इन्हें भी यहीं पर कंट्रोल चाहिए था। जबकि इस वजह से अगर यहाँ पर ये कंट्रोल करते तो ये पूरा इनका पार्ट हो जाता, अगर पाल्स आपके कंट्रोल करते तो ये पाल्स अगर कंट्रोल करते तो भी ये पूरे इंडिया पे कंट्रोल कर लेते, क्योंकि ये एरिया था, यहाँ से हर जगह जाने के लिए रास्ते थे, ट्रेड रूट था ये, इस वजह से सभी को इस पर कंट्रोल चाहिए था।
ठीक है। कान्यकुब्ज इसका मतलब था द सिटी ऑफ हंच बैक्ड मैदन्स, which means the city of hunchbacked maidens. Another name that was given to it during the region Mihir Bhoja was Mahodaya. ठीक है। क्लासिकल पीरियड में इसे कान्यकुब्ज कहा गया था, जिसका मतलब था हंच बैक्ड मैदन्स, मैदान्स है। अब हंच बैक्ड का मीन्स देखना पड़ेगा क्या होता है। ठीक है। सिटी ऑफ हंच बैक्ड मैदन्स, मैदन्स तो यहाँ मैदान के लिए कहा गया है, और मतलब मैदान्स का शहर कह सकते हैं, मैदान का शहर लिया जा सकता है। Another name that was given to that during region of मिहिर भोज was महोदया, और जब मिहिर भोज का वहां शासन था तो उन्होंने इसे महोदया कहा था। और अभी तो करंट टाइम पर इसको इत्र का शहर कहा जाता है, कन्नौज को इत्र का नगर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब ऐसा नहीं है, बट यहाँ पर सबसे ज्यादा इत्र बनाने का काम होता है। और कहते हैं ये वो शहर है जहां पर नालियों में भी इत्र बहता है, यहाँ की नालियों से भी खुशबू आती है। पर अब एट दैट टाइम नहीं, बिकॉज कोई भी शहर एज इट इज ऐसा ही नहीं रहता, पर हाँ कभी था, क्योंकि हर घर में यहाँ इत्र बनाने का काम होता है, अगरबत्ती और इत्र का काम यहाँ हर घर में होता है। तो अब सी बात है, वेस्ट भी नालियों से बहेगा तो स्मेल करेंगी नालियां। द गुज्जर प्रतिहारास रूल्ड इन द रीजन अराउंड वेस्टर्न इंडिया, जो गुज्जर प्रतिहार थे वो वेस्टर्न इंडिया पश्चिमी भारत में शासन करते थे। इंक्लूड द पार्ट ऑफ राजस्थान एंड गुजरात, इसमें राजस्थान और गुजरात का पार्ट आता है। दिस डायनेस्टी हैड पावरफुल रूलर लाइक नागभट्टा एंड मिहिर भोजा, इसमें सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली राजा हुए हैं वो नागभट्ट और मिहिर भोज हुए हैं। नागभट्ट जो थे वो गुज्जर प्रतिहार के संस्थापक थे। मिहिर भोज जो थे वो सबसे ज्यादा बहुत बड़े राज्य के शासक और समृद्ध शासक बने विद कन्नौज एज इट्स कैपिटल, उन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। मिहिर भोज वो द डिवोटी ऑफ विष्णु, मिहिर भोज जो थे भगवान विष्णु के उपासक थे। सिल्वर कॉइन इशूड बाय हिम और इनग्रेव्ड विद द सिंबल ऑफ विष्णु, उन्होंने सिल्वर कॉइन स्टार्ट कराए थे जिस पर भगवान विष्णु का चिन्ह होता था। महेंद्रपाल मिहिर भोज का बेटा था, जिसने इस बात को फॉलो किया और एक्सपेंड किया अपने साम्राज्य को आगे तक। मेनी टेम्पल्स वर बिल्ट ड्यूरिंग दिस रीजन, उस जब मिहिर भोज महेंद्रपाल नागभट्ट का शासन काल था तब बहुत से मंदिर बनवाए गए। ए सीरीज ऑफ वीक सक्सेसर, उसके बाद जब कमजोर सक्सेसर्स होते हैं, जब उनके उत्तराधिकारी जो कमजोर उत्तराधिकारियों के आने से फॉलोड, जिन्होंने उनको फॉलो किया, एंड दिस पेव्ड द वे फॉर रीजन फॉरेन इन्वेशन, और उसकी वजह से उन्होंने फॉरेन इन्वेशन को आमंत्रण, पेव्ड माने होता है ईंटें रखना, रास्ता बनाना, पेव्ड द वे, ये एक आप कह सकते हैं इडियम फ्रेज है। इन्होंने पेव्ड द वे किया फॉरेन इन्वेशन, बाहरी आक्रमणकारियों के लिए रास्ता बना दिया कमजोर सक्सेसर्स ने, जो वहां के कमजोर उत्तराधिकारी हुए, उन्होंने आक्रमणकारियों के लिए रास्ता बनाया। सून महमूद गजनी डिफीटेड द रिगनिंग प्रतिहारा रूलर, और महमूद गजनी ने वहां के प्रतिहार रूलर को हरा दिया था। इन्वेस्टिगेट किया गया है द किंग ऑफ आंध्र सैंधव और विदर्भ, ठीक है, जो आंध्र के, सिंध के और विदर्भ के राजा थे, कलिंग के राजा थे, फेल बिफोर हिम इवन एज ही वाज अ प्रिंस, वो उनके सामने गिर गए जब वो खुद राजकुमार था। ही सिक्योर्ड अ विक्ट्री ओवर चक्र युद्ध, और उसने चक्र युद्ध में, द रूलर ऑफ कन्नौज, चक्र युद्ध के साथ विजय प्राप्त की थी। ही डिफीटेड द किंग ऑफ वांगा, उसने वांगा के राजा को हराया था। अनारता, मालवा, कीर्ता और तुरुष्का जो थे, उन सबके राजाओं को उसने हरा दिया था। तो बताना है नागभट्ट की दो क्वालिटी बताइए, और आर द इंस्क्रिप्शन अ गुड सोर्स ऑफ हिस्ट्री, और ये जो इंस्क्रिप्शन आपको दिया गया ये गुड सोर्स है हिस्ट्री का, आप इस आंसर को सपोर्ट करने के लिए आपसे कहा जा रहा है। ठीक है, तो पहला था गुज्जर प्रतिहारा, फिर है आपका राष्ट्रकूट,
द राष्ट्रकूट रूलर रूल्ड इन द डेक्कन। राष्ट्रकूट कहाँ पर शासन कर रहे थे? डेक्कन में शासन कर रहे थे। द एरिया बिटवीन रिवर्स नर्मदा एंड कृष्णा, ये डेक्कन एरिया जो था ये नर्मदा और कृष्णा नदी के मध्य का भाग था। दे वर द सबऑर्डिनेट एंड सामंताज ऑफ द चालुक्य, ये चालुक्य राजाओं के सामंत होते थे या उनके सबऑर्डिनेट उनके सहायक होते थे। दिस किंगडम बिकेम पावरफुल अंडर दंती दुर्गा। जो राष्ट्रकूट थे उनमें सबसे ज्यादा पावरफुल राजा दंती दुर्ग हुआ था, जिसने हु ओवरथ्रू हिज चालुक्य ओवरलॉर्ड, उसने चालुक्य के जो राजा थे उनको सिंहासन से हटा दिया था। द राष्ट्रकूट वर द कॉन्फ्लिक्ट विद द पालास, राष्ट्रकूटों का संघर्ष का विरोध पाल के साथ पूर्व में चल रहा था। एंड विद द पल्लवास, इसके अलावा पल्लव के साथ, पांड्यास के साथ और दक्षिण में साउथ में चोल राजाओं के साथ भी दंती दुर्ग राष्ट्रकूटों का संघर्ष, उनकी लड़ाई होती रहती थी। द राष्ट्रकूट रूलर इनकरेज द ग्रोथ ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर, राष्ट्रकूट रूलर जो थे उन्होंने भाषा और साहित्य को की वृद्धि करवाई। दे ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू आर्किटेक्चर इन अ बिग वे, उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में आर्किटेक्चर में, संरचनाएं बनवाने में, कलाकृतियां बनवाने में अपना सहयोग किया। द कैलाश टेम्पल एट एलोरा, एलोरा में जो कैलाश टेम्पल है वो राष्ट्रकूट शासनकाल में बनाया गया था। उसके बाद आते हैं द पालास। द पालास रूल्ड ओवर द रीजन ऑफ बंगाल, पाल कहाँ का शासन थे? बंगाल, बिहार और पार्ट ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा के शासक थे। एंड नेपाल, उस वक्त नेपाल भी भारत में था, वहां के शासक थे ये पाल। द किंगडम वाज फाउंडेड बाय गोपाला, और जो पाल थे उसका मुख्य शासक जो था जिसने पाल साम्राज्य की स्थापना की वो थे गोपाल। समटाइम्स अराउंड 750 सी, और इनका टाइम था शायद 750 सेंचुरी। द पाल डायनेस्टी ग्रू अंडर धर्मपाला, और गोपाल का बेटा था धर्मपाल, जिसके शासन काल में पाल साम्राज्य ने वृद्धि प्राप्त की। उसके बाद धर्मपाल का बेटा था देवपाल। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड एक्सटेंसिवली टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ लिटरेचर एजुकेशन इन द रीजन। मास्क लगाने का मतलब होता है कि आप प्रॉपरली लगाएं, ड्रामेबाजी ना करें। हाँ, तो जो ये थे धर्मपाल, देवपाल, गोपाल, इन लोगों ने शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में बहुत काम किया। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है पाल रूलर्स के द्वारा ही बनवाई गई थी। दे वर ग्रेट पैटर्न्स ऑफ बुद्धिज्म, ये बुद्ध धर्म को बहुत पसंद करते थे। पैटर्न्स माने होता है प्रेमी होना। रामपाला was the last nun king of the पाल डायनेस्टी, और जो रामपाल थे वो पाल डायनेस्टी के, मतलब एक होता है ना कि वो धीरे धीरे फेमस वर्क नहीं होता है तो वो गायब होना शुरू हो जाते हैं। तो जानकारी में जो राजा और पाल डायनेस्टी के हुए हैं वो हैं आपके रामपाल, जो 1082 से लेकर 1124 सेंचुरी तक जिन्होंने शासन किया। डायनेस्टी केम टू एन एंड विद द इन्वेशन ऑफ खिलजी, और इस साम्राज्य का अंत खिलजियों के आक्रमण से हुआ था। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ न्यू किंगडम, अब इन तीनों ने कैसा शासन किया? ये नॉर्थ के तीन साम्राज्य थे, गुज्जर प्रतिहारा, आपके द पाल और द राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट डेक्कन में थे, गुज्जर प्रतिहारा आपके नॉर्थ में थे, ठीक है, और वेस्टर्न इंडिया में थे, और पाल आपके ईस्टर्न पार्ट में थे। द किंग वॉज द हेड ऑफ द स्टेट, राजा सबको पता है किसी प्रदेश का हेड होता है। ही वॉज असिस्टेड विद बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसका अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। हु एडवाइज्ड हिम ऑन द मैटर्स ऑफ द स्टेट, जो राजा को सलाह देता है प्रदेश के मामलों पर। देयर वर द नंबर ऑफ टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन द पीपल ड्यूरिंग दिस टाइम, उस वक्त वहां के लोगों पर टैक्स लगाया जाता था। मोस्टली इट वाज द पीजेंट, और जो टैक्स लगाया जाता था वो मोस्टली पीजेंट यानी कि कामगारों पर, जो चरवाहे होते थे उन पर।
आर्टिशियंस कलाकारों पर, who often had a part with the portion of their produce, और वो किस पर टैक्स देते थे, जो कुछ वो उत्पन्न करते थे, जो उनकी पैदावार होती थी उससे उसका कुछ पोर्शन जो है टैक्स के रूप में देना होता था। रेवेन्यू वाज आल्सो कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेडर्स, और जो रेवेन्यू होता था, जो कर होता था, वो व्यापारियों से भी लिया जाता था। These taxes were used to help build the empire, और इस टैक्स का यूज किया जाता था एम्पायर को बनवाने में, साम्राज्य के विस्तार में, साम्राज्य की देखरेख में किया जाता था। टू मेंटेन आर्मीज एंड टू फंड वॉर, युद्ध को और आर्मी की देखरेख में भी वो टैक्स खर्च किया जाता था। ये खजुराहो का ग्रुप ऑफ टेम्पल है। Khajuraho, located the present day in Madhya Pradesh, was built in the region of Chandela Empire, was its capital. Khajuraho comes to term खजूर which means date, ठीक है। खजुराहो इस वक्त मध्य प्रदेश में है, इसे चंदेल के शासक ने बनवाया था और was its capital, और मध्य प्रदेश में अभी तो है, उस वक्त इसकी जो कैपिटल थी, राजधानी थी, वो खजुराहो थी। और खजूर का मतलब होता है, और जो वर्ड खजुराहो है वो खजूर वर्ड से बना है। खजूर का मतलब डेट होता है, डेट खाने वाला जो फल है। इट इज नन फॉर इट्स यूनिक आर्किटेक्चर, खजुराहो टेम्पल जो है वो अपने अद्वितीय कलाकारी के लिए जाना जाता है। द ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, ये जो यहाँ के संरचना है, ग्रुप है उसका, लोकेटेड देयर डिपिक्ट्स एंड द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल इन मिडल इंडिया, वो क्या दिखाती है, वहां के उस वक्त मध्य भारत के लोगों की जीवन शैली को दिखाती है। आउट ऑफ द 85 हिंदू टेम्पल, 85 जो हिंदू मंदिर है, उनमें से ओनली 22 रिमेन, सिर्फ 22 मंदिर बचे हैं। द इनसाइड्स ऑफ द टेम्पल्स आर इंटरकनेक्टेड, और जो ये मंदिर हैं अंदर से ये पूरे इंटरकनेक्टेड हैं। एंड आर इन वेस्टर्न ईस्ट वेस्ट लाइन, और ये सभी ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट वेस्ट यानी पूर्वी पश्चिमी किनारे पर हैं। दिस टेम्पल वर बिल्ट इन द नॉर्थ इंडियन शिखर स्टाइल, और ये जो मंदिर है इसमें आप देख रहे हैं शिखर बना हुआ है, शिखर कहते हैं जो ऊपर का ट्रायंगल पार्ट होता है, उस स्टाइल में बना हुआ है। द प्रेजेंस ऑफ जैन एंड हिंदू टेम्पल सजेस्ट दैट द चंदेला रिस्पेक्टेड ऑल रिलीजन, और जो मंदिर, ये जो मंदिर है नॉर्थ उसका, द प्रेजेंस ऑफ जैन एंड हिंदू टेम्पल, वहां पर जैन और हिंदू टेम्पल दोनों हैं, तो उससे ये पता चलता है कि ये धर्म की कितनी रिस्पेक्ट करते थे। तो खजुराहो टेम्पल आपको क्या बताता है, खजुराहो टेम्पल आपको बताता है कि उस वक्त ये लोग धर्म की कितनी रिस्पेक्ट करते थे और वो कलाकारी को कितना पसंद करते थे, ठीक है। अब आपके फॉरेन इन्वेशन शुरू होते हैं, यानी कि बाहरी आक्रमण। सबसे पहला बाहरी आक्रमण गजनी वेट्स हुआ था, गजनी ने आक्रमण किया था। The mountain passes in the northwest have always been a route through which many invaders have entered India. भारत में जो दर्रे हैं वो उत्तरी पश्चिमी भाग में हमेशा से आक्रमणकारियों के प्रवेश का द्वार रहे हैं। Mahmud Ghazni was one of the first invaders who stormed the mountain passes of the north to set up a kingdom in India. महमूद गजनी पहला आक्रमणकारी था जो उन मानसून जो दर्रे हैं पहाड़ों के बीच में जगह है, वहां से तूफान लेकर अपना साम्राज्य स्थापित करने उत्तर भारत में आया था। महमूद वॉज अ वेरी एम्बिशियस रूलर, महमूद जो था वो बहुत ही एम्बिशियस कहते हैं इच्छा वाला, जिसको बहुत सारी आवश्यकता जरूरत हो। एम्बिशियस जैसे बहुत बच्चे होते हैं ना, उत्सुक होना, उनको बहुत एम्बिशियस होते हैं कि उनको हर चीज जानना होता है, वैसा था वो। ही एम्बिशियस रूलर हु वांटेड टू मेक गजनी द मोस्ट पावर, उसका क्या उद्देश्य था, एम्बिशियस की चीज, वो गजनी को मोस्ट पावरफुल किंगडम, सेंट्रल एशिया का मुख्य पावरफुल किंगडम बनाना चाहता था। टू डू दिस, और ये करने के लिए उसे बहुत पैसे की जरूरत थी। देयरफॉर ही
he not only attacked place like पंजाब, इसलिए सिर्फ वो पंजाब पर ही नहीं अटैक कर सकता था, पंजाब, पेशावर, मुल्तान, कन्नौज एंड द सोमनाथ टेम्पल, he not only attacked places like, इसलिए उसने खाली पंजाब, पेशावर, मुल्तान, कन्नौज और सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण नहीं किया, बट ऑल्सो टुक स्किल्ड क्राफ्टमैन टू गजनी, बल्कि यहाँ के जो स्किल्ड क्राफ्टमैन थे, जो कुशल कलाकार थे, कारीगर थे, उनको भी गजनी ले गया। इट इज सेड दैट, ऐसा कहा जाता है, महमूद अटैक्ड इंडिया 17 टाइम्स, ऐसा कहा जाता है महमूद ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था, 1000 सेंचुरी से लेकर 1027 सेंचुरी तक उसने भारत पर आक्रमण किया है। और ऐसा भी कहा जाता है कि 17 बार जब उसने भारत पर आक्रमण किया तब उसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा है। उसमें क्या था लूटने के लिए? कहते हैं उस मंदिर में हीरे, पन्ने, माणिक गड़े हुए थे दीवार। अब तो वो मंदिर रिबिल्ड हो चुका है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग गए हैं उन मंदिरों को देखने, वो लोग बताते हैं कि उसमें निशान बने होते थे, पन्ने, माणिक, हीरे जो दीवारों पे गड़े हुए थे उनके निशान थे कि उनको कैसे तोड़ खोद के निकाला गया था वहां से। ठीक है, तो ये बात सच है। महमूद वॉज एन एक्सीलेंट जनरल, महमूद जो था वो बहुत ही एक्सीलेंट, मैंने बहुत अच्छा जनरल था, एंड प्लान हिज इन्वेशन वेरी वेल, और वो अपने आक्रमणों को बहुत अच्छे से प्लान करता था। ही टुक ऑल द वेल्थ बैक, वो सारा पैसा वापस ले गया, एंड ब्यूटिफाइड दिस होम टाउन गजनी, और उसने अपने जो होम टाउन गजनी जगह है अफगानिस्तान में उसको बहुत सुंदर से बनवाया। तारीख अल हिंद कंपोज्ड बाय अल बरूनी, तारीख अल हिंद नाम की जो किताब अल बरूनी ने लिखी है, महमूद गजनी कोर्ट एस्ट्रोलॉजर, वो अल बरूनी कौन था? महमूद का कोर्ट एस्ट्रोलॉजर था, यानी दरबारी ज्योतिषी था। उसने डिटेल द इंटरेक्शन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम एट अ टाइम, और उसने हिंदू और मुस्लिम के इंटरेक्शन के बारे में उसमें डिटेल से लिखा था। महमूद सेटअप मेनी यूनिवर्सिटीज, महमूद ने बहुत सारी विश्वविद्यालय बनवाए टू इनकरेज द स्टडी ऑफ सब्जेक्ट सच एज मैथमेटिक्स, रिलीजन एंड मेडिसिन, उसने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज बनवाई जिनमें मैथमेटिक्स, रिलीजन और मेडिसिन की पढ़ाई होती थी। हिज एम्पायर कवर्ड ईरान, उसका जो साम्राज्य था वो ईरान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक फैला था। हाउएवर द एम्पायर disintegrated by 1040, 1040 सेंचुरी में उसका जो साम्राज्य था वो धीरे धीरे उसका पतन होने लगा।